आपको याद होगा कि बचपन में हम गेम खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम नेम प्लेस बर्ड थिंग क्यों नहीं बोलते उसको? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन हम एनिमल में बर्ड्स को काउंट कर लेते थे। ओके, तो बताइए फिर 5 पक्षियों के नाम। ओके, स्पैरो, ओके। पिजन, पीकॉक, हॉर्नबिल, ओके, मुनाल। बिल्कुल सही। और चाहे पक्षियों की चहचहाट हो या फिर जंगल में शेर की दहाड़ हो, जंगल की अपनी भाषा होती है, अपनी खूबसूरती होती है। और इसी खूबसूरती से हमें रूबरू कराने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रामवीर जी। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है रामवीर जी आपका। रामवीर जी एक नेचुरलिस्ट हैं और जंगल की सैर कराते हैं। तो कृषिका ने तो 5 बर्ड्स के नाम बता दिए, लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बहुत सी वैरायटी यहाँ पर है। और अगर ये बर्ड्स की वैरायटी वॉच करनी हो तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद और नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को भी नमस्कार कहना चाहूँगा। तो दिल्ली का एक बड़ा रिच फ्लोरा एंड फौना है और दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जिसमें काफ़ी संख्या में बर्ड्स पाई जाती हैं। और दिल्ली इसलिए भी रिच है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके की वाटर बॉडीज़ हैं और कुछ सूखे प्रदेश हैं, सूखे क्षेत्र हैं जहाँ पे की बर्ड्स की एक अलग वैरायटी मिलती है। तो दिल्ली के आसपास वेटलैंड्स हैं जिसमें सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, चंदू बुटेरा है, सूरजपुर वेटलैंड है और धनौरी वेटलैंड है जहाँ पे सारस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे और दूसरे सूखे क्षेत्र में हम देखें असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली की एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसके अलावा अरावली रेंज है हमारे पास जहाँ पे बहुत सारी। और कौन कौन सी बर्ड्स हमें देखने को मिल जाएंगी? हमारे पास बर्ड्स की 2-3 तरह की वैरायटीज़ हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, कुछ यहाँ की रेजिडेंट हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी आती हैं जो केवल नेस्टिंग के लिए यहाँ पे आती हैं। और सर्दियों की अपनी अलग बर्ड्स होती हैं, गर्मियों में अपनी अलग बर्ड्स मिलती हैं। लेकिन अभी हाल ही में बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में कुछ अद्भुत चीज़ हुई है कि जो हिमालयन बर्ड है कहीं ना कहीं जो पहाड़ों के साइड में पाई जाती है, ओरिएंटल वाइट हॉर्नबिल, वो यहाँ पे देखने को मिली है, जबकि दिल्ली में तो ग्रे हॉर्नबिल देखने को मिलती है। तो उस कहानी के बारे में बताएं कि ये क्यों हुआ। राइट। अभी इस समय ये नेस्टिंग हो रही है ग्रे हॉर्नबिल की। ग्रे हॉर्नबिल हमारे दिल्ली के आसपास का एरिया का एक रेजिडेंट बर्ड है जी। और उसकी नेस्टिंग इस तरह होती है कि फीमेल अपने आप को एक हॉलो नेस्ट में अपने आप को बंद कर लेती है और जो मेल है वो उसको खाना देता है। तो दिल्ली के एक गार्डन में ये नेस्टिंग हो रही है। मैं जानबूझ के नाम नहीं लेना चाह रहा कि लोग वहाँ पे जाके डिस्टर्ब ना करें। अब इसकी स्टोरी यह है कि ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल हिमालय के क्षेत्र में या उसके आसपास के जंगलों में पाया जाता है। कालांतर में ये दिल्ली में भी पाया जाता था, लेकिन वक्त के हिसाब से ये फिर अब यहाँ का रेजिडेंट नहीं है जी। रोचक घटना ये है कि ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की फीमेल ग्रे हॉर्नबिल की फीमेल को फीड कर रही है। और ग्रे हॉर्नबिल नहीं चाहता कि वो मेरे बच्चों को खिलाए, लेकिन फिर भी वो उसकी या तो मातृत्व की भावना है जी। वो आके सुबह और शाम उनको खिलाती है। तो हम जब बर्ड्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, इससे हमें जीवन की क्या शिक्षा मिलती है रामवीर जी? बिल्कुल, हमें बर्ड्स के बारे में हम देखें तो हम बर्ड्स से अपने जीवन को जोड़ सकते हैं कि वो कितनी मेहनती हैं और किस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं और किस तरह अपने एरिया में रहती हैं। और दूसरे बर्ड से हम सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन। बर्ड्स के बारे में हम सोचें कि बर्ड शाम को सूरज ढलने के साथ अपना खाना नहीं खाती है और आराम करने चली जाती है। ऐसे ही सुबह को जब हम जागेंगे तो बर्ड्स सबसे पहले जागती हैं, सूरज उगने के साथ जागती हैं और हमें सिखाती हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहना है और समय से सोना है और समय से हमें जागना है जी। लेकिन पर्टिकुलरली जो अभी आपने हॉर्नबिल की बात बताई जो कि पहाड़ों में मिलती है, और यहाँ पे एक जो रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है ग्रे हॉर्नबिल का और उनका, दोनों फीमेल हैं बर्ड्स, तो ये इसको आप किस तरह ऑब्जर्व करते हैं और ये किस प्रकार हमारे जीवन में हेल्प करती है जो ये दोनों का रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं इसको रिलेशनशिप नहीं कहना चाहूँगा, ये एक मातृत्व की भावना है जो पाइड हॉर्नबिल में इस तरह आई है जी। अब उसके कई कारण हो सकते हैं कि हो सकता है पाइड हॉर्नबिल की नेस्टिंग कहीं पे फेल हो गई हो या पाइड हॉर्नबिल का नेस्ट हम देख भी पा रहे हैं। हाँ,
तो ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल है जो जी। बैरी लेके आई हुई है, और अच्छा। अब ये देखो ये फीड कर रही है, करा रही है। ओके। अंदर ग्रे हॉर्नबिल की फीमेल है जो इस तरह फीड करा रही है। बीच बीच में ग्रे हॉर्नबिल का मेल भी आता है जो इस तरह फीड कराता है। लेकिन तो- ये बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन आपने इनकी लड़ाई नहीं देखी। ये एक तरह से मातृत्व ही है, मदरहुड ही है जो उनको यूनाइट कर रहा है। राइट। तो ये एक घटना है जो अभी दिल्ली में हो रही है और सबके लिए आश्चर्यजनक घटना है। जी। हम लोग इसके व्यवहार को देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सर मुझे जिज्ञासा हो रही है कि जब ग्रे हॉर्नबिल फीड करने के लिए आ रहा है फीमेल हॉर्नबिल को, ग्रे हॉर्नबिल को, तो क्या उसमें और ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल में कोई वो नहीं होती, लड़ाई नहीं होती कि वो हाँ फीड कर रही है? बिल्कुल क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल बड़ी है और ग्रे हॉर्नबिल का जो मेल है वो छोटा है। अच्छा। तो ये नहीं आने देती ग्रे हॉर्नबिल को फीड कराने के लिए जब भी ये आती है, या फिर ये मौके की तलाश करती है कि जब ग्रे हॉर्नबिल वहाँ पे नहीं है तो ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल इस तरह फीड तब कराती जाती है। है। जी, बर्ड्स के बाद अगर हम मैमल्स की बात करें, आप कॉर्बेट भी गए हैं, वहाँ अनुभव कैसा रहा? कॉर्बेट मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं कॉर्बेट जाना पसंद करता हूँ और ज़्यादातर मैं डिकाला चूज़ करना चाहता हूँ। फ्लोरा एंड फौना के हिसाब से देखें कि वो मैमल के बारे में बहुत रिच एरिया है, लेकिन वहाँ पे बहुत वैरायटी की बर्ड्स भी मिलती हैं। सब लोग जानते हैं कि टाइगर के लिए डिकाला फेमस है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो बर्ड्स की हैं। और हाथियों का झुंड भी इस समय हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ जी। ये मैं 2023 में डिकाला जोन में था, तो वहाँ पे एक टाइग्रेस है पार वाली, वो पानी के अंदर बैठी थी और धीरे धीरे करके जब वो जा रही थी तो हम उसको पिक्चर लेने के लिए रामगंगा नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। उसी बीच में हमने देखा कि ये हाथियों का झुंड है जो पार कर रहा है, उसमें बच्चे भी हैं और कुछ फीमेल्स भी हैं। तो जब मैं ये घटना देखी तो देखा कि एक बच्चा है वो थोड़ा शरारती है और वो पानी में खेलना चाहता है, लेटना चाहता जी। है। आप इस सीन को देख सकते हैं। ये है वो बच्चा। हाँ, वो पानी में लेट गया है और फीमेल उसको कोशिश कर रही है कि ये यहाँ से जाएं, क्योंकि देखें आप सूंड से उसको पुश कर रही है कि यहाँ से जाओ क्योंकि यहाँ पे खतरा है। क्योंकि मदर को अपने बच्चे की बहुत चिंता होती है, तो वो किस तरह सूंड से और पैर से ढेल के उसको सुरक्षित वापस तो बच्चा माँ की लेके सुन जा रहा रही था? है। बच्चा बिल्कुल माँ की सुनने को तैयार नहीं था और माँ को ज़बरदस्ती करनी पड़ी कि उसको ले जाने के लिए। और खुशी की बात यह है कि पूरा झुंड हाथियों का वो बड़े आराम से और सुरक्षित तरीके से नदी को पार करके चला गया। ओके। ये हमारे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट था। ठीक है, मैमल्स की तो हमने बात करी है, लेकिन साथ ही साथ बटरफ्लाइज में भी, उनको कैप्चर करने में भी आपकी बहुत रुचि रहती है, तो उसके बारे में भी बताएं कि कौन कौन सी ऐसी बटरफ्लाइज हैं जो आपने कैप्चर करी हैं जिसके बारे में लोगों को आमतौर पर नहीं पता होता है। दिल्ली में तकरीबन 115 स्पीसीज़ की बटरफ्लाइज मिलती हैं और ज़्यादातर जब हम पार्क में जाएंगे तो बहुत सारी बटरफ्लाई तो हमें वहीं पे मिल जाती हैं, जिनमें शामिल हैं प्लेन टाइगर, स्ट्रिप टाइगर, कॉमन ग्रास येलो, कॉमन ग्रास ब्लूज, ये वाली कौन सी है? वाइट ऑरेंज टिप। ये क्रूज़र बटरफ्लाई है जो मैंने असम में फोटोग्राफ की है। यहाँ की लोकल नहीं है जी। और जैसे ये प्लांट पे बैठी है, तो क्या बटरफ्लाई का कोई स्पेसिफिक होस्ट प्लांट होता है जिस पे वो बैठती है? राइट। हम बैठने के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हर बटरफ्लाई का एक होस्ट प्लांट होता है ब्रीडिंग के लिए, जिस पे वो ब्रीड करती है। तो दिल्ली में बहुत सारे इस तरह के बटरफ्लाई हैं और उनके होस्ट प्लांट्स हैं जो हम बिल्कुल घर के आसपास देख सकते हैं। जैसे कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता को हम देखें, हर घर में कड़ी पत्ता मिलता है और हमारी रसोई में यूज़ होता है। कड़ी पत्ता होस्ट प्लांट है कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाई का, और हम देखेंगे वो वहाँ पे एगलिंग करती है, कैटरपिलर बनते हैं, प्यूपा बनता है और उसके बाद एक नई बटरफ्लाई बन जाती है। इसी तरह सिट्रस प्लांट हैं। सिट्रस प्लांट पे भी लाइम बटरफ्लाई अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सके। इसी तरह सभी बटरफ्लाइज के एक होस्ट प्लांट। और आप कैप्चर कैसे करते हैं? इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। तितली तो उड़ती भी है, तो फिर उड़ते वक्त या फिर जब वो बैठे पर्च करे तब फिर तस्वीर निकालते हैं? बिल्कुल, ज़्यादातर तितली एक्टिव होती है धूप में, और जब एक्टिव धूप में होती है तो तब उसको बैठने का एक मौका मिलता है। हमें तलाश करनी होती है, हमें वेट करना होता है कि वो पौधे पर बैठे
और हम एक सही एंगल से उसका फ़ोटो ले पाएँ। ओके। लेकिन सर एक और बहुत खास और अद्भुत तितली के बारे में आपने बताया था, प्लेन टाइगर। तो उसकी क्या खासियत है और किस तरह वो प्रोटेक्ट करती है शायद बर्ड्स ताकि उसे खा ना पाएं? वो किस प्रकार करती है? हाँ बिल्कुल। प्लेन टाइगर का होस्ट प्लांट है आक, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जो हमारे आसपास मिल जाता है। तो वो जब वहाँ से नेक्टर लेती है तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा पौधे में कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं जो रस के साथ बटरफ्लाई के शरीर में चले जाते हैं। Okay. और जिसको अवॉइड करती है बर्ड खाने के लिए। Okay. इसी तरह एक और बड़ी दुर्लभ घटना है कि इसी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई को मिमिक करती है डैनेट एग फ्लाई फीमेल। ओके। जिससे कि बर्ड्स ये जाने कि मैं भी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई हूँ और वो इस तरह अपने आप को एस्केप कर लेती है। अच्छा, तो उसमें वो पाया नहीं जाता है लेकिन बस वो इमिटेट करती है उसे। हाँ, दिखती वैसी है। राइट। लेकिन बटरफ्लाइज की इंपॉर्टेंस को हम कैसे समझें, खासतौर पे पॉलिनेशन? बिल्कुल, बटरफ्लाई हमारे लिए जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। हमारे मूड को बहुत अच्छा रखती हैं कि जब हम जाते हैं तो बटरफ्लाई हमें बहुत अच्छी लगती है। दूसरे हम कहेंगे कि पॉलिनेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रूटिंग प्लांट होते हैं या हमारी फसल है उसको ये पॉलिनेट करती हैं, और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो ये फिर हमारे लिए मुश्किल होगी कि हमें अच्छे फ्रूट्स मिल पाएँ। जी। दूसरे बटरफ्लाई का एक और हमें फ़ायदा है कि बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर हैं जो जिस प्लांट पे ब्रीड करते हैं उसको पत्तियों को खाते हैं, और जब पत्तियों को खाते हैं तो प्लांट अपने आप को बहुत जल्दी से ग्रो करता है। तो इस बाबत भी हम कह सकते हैं कि बटरफ्लाई हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। लेकिन सर अगर हम बटरफ्लाइज को अपने गार्डन में डेलिबरेटली बुलाना चाहें तो वो कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने गार्डन में ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो बटरफ्लाई को पसंद है और उनके होस्ट प्लांट हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम कड़ी पत्ता को लगा सकते हैं, हम सिट्रस प्लांट को लगा सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे दिल्ली में जो असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे एक नर्सरी है और ये होस्ट प्लांट वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप एक आधार कार्ड की कॉपी ले जा सकते हैं और वहाँ से 20 प्लांट अपने घर के लिए। जी, ये तो बहुत रोचक बात रामवीर जी ने बताई है कि राजधानी दिल्ली में जो असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर एक नर्सरी भी है, और यदि आप नीली झील जाना चाहें तो वहाँ पर इको फ्रेंडली कदम के चलते आपको जो वहाँ बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स हैं उसी पे जाना है। लेकिन आप जब असोला गए तो आपकी भेंट लेपर्ड से भी हुई थी, वो क्या कहानी है? ये मेरे जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसको मैं भूल नहीं सकता। आज से 2 साल पहले असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप अपनी प्राइवेट कार से जा सकते थे। तो मैं और मेरे एक साथी हैं अजय सिंह बिस्ट, हम दोनों कार में थे। तो बर्ड वाचिंग हमारा एक हॉबी थी, बर्ड वाचिंग के लिए हम वहाँ पे गए हुए थे। लौटते समय हमें शाम हो गई और जब मैंने देखा, जब हम वापस आ रहे थे तो गाड़ी बड़ी स्पीड पे थी। मैंने देखा कि जंगल से एक बड़ी अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। जब मैंने देखा तो पता लगा कि रॉक ईगल आउल वो बार बार फ्लाइट ले रहा है और बार बार उड़ के अपने घोंसले की तरफ जाता है। मैंने गाड़ी पीछे करी और देखा तो पता लगा कि वहाँ पे एक लेपर्ड का कब है जो पत्थर पे, आप इस सीन में देख सकते हैं पत्थर पे। और ये इसलिए परेशान है कि बार बार रॉक ईगल आउल इसके सर पे चोट मारता है और यहाँ से कोशिश कर रहा है कि यहाँ से चला जाए। अच्छा, ओके। तो वो एक घटना है। हम शाम को बड़े खुश होके वहाँ से वापस आए। तो वो ये इसलिए कर रहा था ताकि अटैक ना कर दे? नहीं, वो इसलिए कर रहा था कि इसकी नेस्टिंग को परेशान ना करे। ओके जी। लेकिन आज 20 मई इसलिए भी विशेष है रामवीर जी, आज वर्ल्ड बी डे है। तो आप पूरी प्रकृति में मधुमक्खी के योगदान को और जो एपीकल्चर है, बी फार्मिंग, इकोनॉमी में उसके योगदान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मधुमक्खी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और हम देखें कि शहद उत्पादन में हमारा देश दुनिया के सबसे टॉप 7 में है, केवल बीज की वजह से। और हमारा किसान फ्रेंडली भी हैं ये बीज, क्योंकि जहाँ पे भी सरसों के खेत या वहाँ पे होते हैं हम बी की फार्मिंग करते हैं। और हमारा देश, मुझे जान के ये खुशी हुई कि हमारा देश शहद को बाहर भी भेजता है जिससे हमें की आय होती है। किसान की मित्र बी इसलिए है कि वो बिल्कुल अपने सरसों के खेत के बगल में बी फार्मिंग करता है और उससे उसको आय होती है।
जी। ओके। और क्योंकि रामवीर जी नेचर वॉक्स भी कराते हैं, तो अगर मान लीजिए संडे कोई नेचर वॉक हो रही है, क्यों मैं नेचर वॉक जाऊं और उसमें मुझे आप क्या दिखाएंगे? बिल्कुल। एज ए टीम लीडर और मेंटर मैं 2 ग्रुप हैं इनसे जुड़ा हूँ, WPCI जो हमारा मेन ग्रुप है और अमलतास। ये दोनों प्लेटफॉर्म हैं जो बर्ड वॉक या बटरफ्लाई वॉक कराते हैं। तो ज़्यादातर संडेज़ में हम, जिससे कि ज़्यादा लोग ज्वाइन कर पाएँ, संडेज़ में हम बटरफ्लाई और बर्ड वॉक कराते हैं। उसका मैं मेंटर हूँ और बीच बीच में हम ये कराते हैं। जैसे हमारी नई वॉक है WPCI के थ्रू 31 मई को भौंडसी नेचर पार्क में। वहाँ सभी ग्रुप के लोग, एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। क्या सवाल पूछते हैं वो आपसे? ज़्यादातर सवाल पूछते हैं कि ये कौन सी बर्ड है, ये कौन सी बटरफ्लाई है, और हमें कैमरा इक्विपमेंट फोटोग्राफी के लिए कौन सा लेना है। अच्छा, तो बताइए भी सही, कौन सा बेस्ट है लेंस, कैमरा, फोटोग्राफी? क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल हैं, उससे वो तस्वीरें निकाल सकते हैं या कोई विशेष कैमरा? अगर आप प्राइमरी लेवल पे करना चाहें तो आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं जानकारी के लिए, लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी में एक क्वालिटी चाहिए तो आपको एक क्वालिटी का कैमरा, जो बटरफ्लाई के लिए छोटा लेंस आता है, और अगर आप बर्ड्स को देखना चाहें या मैमल्स को देखना चाहें उसके लिए बड़ा कैमरा आता है जी। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमें जंगल की खूबसूरती के बारे में तो आपने बताया है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्या शुरुआत से ही इंटरेस्ट था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में या फिर बाद में आते आते हुआ? बिल्कुल, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा बचपन गांव में बीता। तो जब गांव में आप रहते हो तो सबसे पहले आपका मुकाबला होता है या आपका परिचय होता है गौरैया से। हमारा बचपन का गेम होता था कि हम गौरैया को देखें, ये मेरी गौरैया है, ये आपकी गौरैया है। उसके बाद मैं स्टूडेंट रहा जूलॉजी और बॉटनी का ग्रेजुएशन लेवल पे, जो अपने आप ही आप जूलॉजी और बॉटनी से जुड़ जाते हो तो एक जंगल से जुड़ जाते हो। दिल्ली आया तो मैं एक दिन ऐसे ही असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिट करने के लिए गया। वहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा इस मौके पे, मिस्टर इश्तियाक अहमद। मैं मानता हूँ कि उनका योगदान दिल्ली में स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनके पास गया एज ए बिगनर, तो उन्होंने मुझे जंगल की सैर कराई, तो मुझे पता लगा कि बटरफ्लाई भी बहुत सुंदर होती हैं, बर्ड्स भी बहुत सुंदर होती हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे कुछ बताओ इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि हम फ्री वॉक कराते हैं, संडेज़ को आप आइए और ये सारी चीज़ें देखिए। तो मैं उनके साथ जब से मैंने इस जर्नी की शुरुआत करी, उसके बाद वो जर्नी आज तक जारी है। चलते चलते एक रैपिड फायर क्विज करेंगे और आंसर सारे पक्षियों के ही हैं। तो पहला सवाल, मैं वो पक्षी हूँ जिसकी आवाज़ बहुत मधुर है? बिल्कुल, इस पक्षी के बारे में सब लोग जानते हैं और कहते हैं कि इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, कोयल है इसका नाम। बिल्कुल सही। अगला सवाल थोड़ा मुश्किल है, मुझे 7 वाहिनी यानी 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी बर्ड है जो हमारे पार्क्स में ज़्यादातर नॉर्मली मिल जाती है। जंगल वेबलर इसका नाम है, और 7 बहनें इसके लिए इसलिए बोलते हैं कि ये ग्रुप में रहती है और जहाँ भी जाती है ये ग्रुप में ही जाती है। और अगला ये वाला क्विज भी थोड़ा सा डिफिकल्टी में कहूँगी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझ में 9 रंग माने जाते हैं। बिल्कुल, इसको नवरंग बोलते हैं, नवरंगा भी बोलते हैं, और इंडियन पिट्टा इसका नाम है। और ज़्यादातर साउथ कंट्री के साउथ एरिया से आता है, और हमारे मांगर बनी में और भौंडसी में केवल ब्रीडिंग करने के लिए आता है, ब्रीड करता है और वापस चला। अगला सवाल, मैं सबसे बड़ी पक्षी हूँ जो उड़ सकती हूँ? बिल्कुल, ये एक ऐसा पक्षी है जो किसान मित्र है और इसको सारस बोलते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। और एक और है, मुझे फूल बहुत पसंद है और मैं उसे अपना आहार बना लेती हूँ, ये कौन सी है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि ज़्यादातर सुबह सुबह पार्क में पर्पल सनबर्ड इसको बोलते हैं, मेल और फीमेल का अलग अलग रंग होता है। आप देखेंगे कि मेल एकदम ब्लू होता है और डल कलर की फीमेल होती है और वो फूल चूसती है। जी बिल्कुल। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, वो गाना है ना, पंछी बनूं जी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तो आशा है कि पक्षियों की उन्मुक्त उड़ान हम सभी को जीवन जीने की प्रेरणा देगी। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए रामवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं दर्शकों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये देखा। थैंक यू वेरी मच।